गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का 12th की पॉलिटिकल साइंस की इस क्लास में। मैं हूं सुनील जैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फुल सुंदर एजुटेक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है समकालीन विश्व राजनीति, इसका फर्स्ट लेसन हम पढ़ रहे थे अभी तक, शीत युद्ध का दौर। और इससे पहले 3 वीडियोज अपलोड किए जा चुके हैं इसी लेसन के, जिसमें हमने विभिन्न टॉपिक्स पर बातचीत की है, चर्चा की है। यानी शीत युद्ध का परिचय, शीत युद्ध किन किन के बीच हुआ, वो सारी चीज़ें, क्यूबा का मिसाइल संकट, शीत युद्ध क्या है, 2 ध्रुवीय विश्व का आरंभ, शीत युद्ध के दायरे, शीत युद्ध का घटनाक्रम पूरा का पूरा, ये सारे टॉपिक जो हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम टू द पॉइंट बात करने वाले हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से। यानी यहाँ से हम आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले का थोड़ा सा मैं आपको प्रीवियस कनेक्टिविटी कर देता हूँ कि हमने पहले क्या पढ़ा था। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में, यानी 2 ध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसके बारे में हमने पढ़ा था इससे पिछले वाले वीडियो में। इससे आगे हम आज पढ़ने वाले हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, यानी गुटनिरपेक्ष देश। जो दोनों महाशक्तियों के गुटों में शामिल नहीं थे वो गुटनिरपेक्ष देश कहलाए। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। यानी यहाँ आपको ये चीज समझनी होगी कि जो गुटनिरपेक्ष देश थे, जिसमें भारत भी शामिल था, वो इससे पिछले वाले जो टॉपिक था इसमें हमने पढ़ा था कि ये जो गुटनिरपेक्ष देश थे, ये दोनों महाशक्तियों के बीच केवल मध्यस्थता की भूमिका निभाने का ही काम नहीं करते थे, बल्कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था। यानी अधिकांश जो देश थे जो गुटनिरपेक्ष देशों में शामिल थे, उनमें अधिकांश को अल्प विकसित यानी कम विकसित देश का दर्जा मिला था। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करने की तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। यानी ये जो नए नए स्वतंत्र हुए थे देश, नए जो उदय हुए थे, इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो आर्थिक रूप से और ज्यादा विकास करे और अपनी जनता को जल्द से जल्द गरीबी से उबारे। तो ये इनके सामने प्रमुख चुनौती थी। नव स्वतंत्र देशों की आजादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था, क्योंकि बिना आर्थिक विकास के सब बेकार था। तो आर्थिक विकास इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आजाद नहीं रह सकता। और यहाँ टिकाऊ विकास का मतलब क्या है? आर्थिक विकास, क्योंकि बिना अर्थ के कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। बिना अर्थ का मतलब है यहाँ पर पैसे टके। तो आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास के बिना कोई आजादी स्थायी रूप से नहीं रह सकती। उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसे जो रिच कंट्रीज है, धनी देश है, उन पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था जिससे वह राजनीतिक आजादी हासिल की गई है। यानी और इसमें जिस देश से वो अभी अभी स्वतंत्र हुआ है, हो सकता है कि वापस उसी के ऊपर निर्भर रहना पड़े। तो बात तो वही होगी, वापस उसी के अंडर में उसे रहना है। इसी समझ से तो इन सारी समस्याओं के कारण, इन चुनौतियों के कारण, इसी समझ को ध्यान में रखते हुए नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। यानी एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था डेवलप हुई। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, यानी 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ जो विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, इसके व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या नाम था इसका? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, इसको शॉर्ट में कहा गया अंकटाड। अब ये अंकटाड क्यों कहा गया? इसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इनके फर्स्ट लेटर्स लेके UNCTAD, अंकटाड, इस प्रकार इसका शॉर्ट एब्रिविएशन बनाया गया। तो ये जो सम्मेलन था, इसमें टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से, यानी इस हेडिंग से, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। किस नाम से? टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। आप इनको अंडरलाइन करते चलें, जहां जहां भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है। मैंने इनको सबको हाईलाइट किया हुआ है, तो ये अंडरलाइन कर लें आप कि इस सम्मेलन का क्या नाम था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इसमें रिपोर्ट कौन सी प्रस्तुत की गई? टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में क्या प्रस्तुत किया गया?
विश्व व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव, यानी वर्तमान में जो विश्व व्यापार प्रणाली चली आ रही थी उसमें सुधार का एक प्रस्ताव रखा गया। यानी इस रिपोर्ट में कहा गया कि अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते आ रहे थे। यानी अब तक जो, चूंकि ये सारे अल्प विकसित देश थे और अल्प विकसित देश होने का कारण भी क्या था कि ये किसी ने दूसरे देश के अंडर में थे, उसके अधीन थे, गुलाम थे। तो जिस देश के ये गुलाम थे, वो जो देश थे पश्चिमी देश, वो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते आ रहे थे। तो अब क्या होगा कि अब इन नव स्वतंत्र देशों को उन प्राकृतिक संसाधनों पर खुद का नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजारों तक होगी। यानी अब ये जो नए छोटे छोटे देश जो उदय हुए, दूसरे देशों से स्वतंत्र हुए, इनकी पहुंच अब पश्चिमी देश, जो बड़े बड़े पश्चिमी देश हैं, उनके जो मार्केट्स हैं, बाजार हैं, वहाँ तक भी इनकी पहुंच होगी। यानी वहाँ भी ये अपना व्यापार कर सकेंगे, वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए ये व्यापार फायदेमंद होगा। तो ये भी उस पॉलिसी में एक सुधार का प्रस्ताव था। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, विकसित देश थे, पश्चिमी देश, उनसे जो प्रौद्योगिकी, जो नई टेक्नोलॉजी ये जो ले रहे थे, अब उसकी लागत क्या होगी? कम होगी। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी आर्थिक संस्थान हैं उसमें अल्प विकसित देशों की भी भूमिका बढ़ेगी। इस प्रकार यानी ये जो सम्मेलन था और इसमें जो ये नई पॉलिसी रखी गई, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें ये 4 प्रस्तावों को उसमें रखा गया। गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली। यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष जो संगठन था वो किन उद्देश्यों को लेकर शुरू हुआ था, अब उसकी प्रकृति धीरे धीरे बदल गई थी। अब इसमें क्या हो गया था? आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा था। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन जो कब हुआ था आपको पता है, हमने कल पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था, 1961 में। कहाँ पर हुआ था? बेलग्रेड में, जो गुटनिरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ था। तो बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन जो 1961 में हुआ था, उसमें आर्थिक मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, जबकि सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। यानी लगभग 5-7 सालों में ही 1970 के दशक का मतलब हो गया 1961 से 1970 और इसके मध्य का मतलब हो गया 1965 के आसपास, 1965, 66, 67 के आसपास। तो 5-7 सालों में ही आर्थिक मुद्दे ज्यादा प्रमुख हो गए। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। यानी अब ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था ये क्या बन गया? अब ये एक आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए और चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। यानी ये जो नई आर्थिक व्यवस्था जो बनाई गई थी, जो ये 4 सुधारों के प्रस्ताव जो रखे गए थे, इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था ये बनाई गई थी, ये 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक, यानी 1980 आते आते ये जो व्यवस्था थी इसको बनाए रखना और चलाए रखने के जो सारे प्रयास थे वो क्या पड़ गए? ढीले पड़ गए। इसका मुख्य कारण था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। यानी इस व्यवस्था के, क्योंकि इसमें नुकसान किसको हो रहा था? जो विकसित देश थे, डेवलप्ड कंट्रीज थे, जो धनी देश थे, उनको इसका नुकसान हो रहा था। तो वो इसका लगातार विरोध कर रहे थे। तो उनके विरोध का ये एक कारण था। विकसित देश एक सुर में इसका विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। तो इस प्रकार से ये जो प्रयास थे ये थोड़े ढीले पड़ गए। अब हम आगे देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में, ऐसे सिनेरियो में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थिति चली और शीत युद्ध की जो स्थिति चल रही थी, उसके बाद नए छोटे छोटे देश स्वतंत्र हुए, भारत भी उसमें से एक था। 1947 में देश आज़ाद हुआ। तो उसके बाद भारत और ये जो शीत युद्ध की जो स्थिति थी, इनमें क्या स्थिति रही, यानी शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या स्थिति रही, तो हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक, भारत और शीत युद्ध। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अग्रणी देश था भारत, जो 5 संस्थापक देश थे उनमें से भारत भी एक अग्रणी देश था। तो भारत ने शीत युद्ध के दौर में 2 लेवल पर, 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। यानी एक स्तर पर तो क्या किया इसने कि दोनों महाशक्तियां, अमेरिका और सोवियत संघ,
दोनों से अपनी सजगता और सचेत रूप से बहुत कॉन्शियस रहते हुए अपने को दोनों महाशक्तियों की जो खेमेबंदी थी उससे अपने आप को अलग रखा। और दूसरा स्तर पर क्या किया इसने, भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए जितने भी नव स्वतंत्र देश थे उनको भी महाशक्तियों के खेमे में जाने का उसका पुरजोर विरोध किया और उनको किसी भी खेमे में जाने से रोके रखा। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की, यानी यहाँ पर इस दौर में भारत की नीति न तो निगेटिव थी, नकारात्मक भी नहीं थी और न ही निष्क्रियता की थी। निष्क्रियता का मतलब बिल्कुल कोई लेना देना ही नहीं हो। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। देखिए यहाँ पर नेहरू जी ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरे विश्व को इस और ध्यान दिलाया कि गुटनिरपेक्षता की नीति जिस पर हम चल रहे हैं ये कोई पलायन की नीति नहीं है कि हम भागना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से हम पलायन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। यानी नेहरू जी ने यह स्पष्ट किया कि हम कोई भागने की या पलायन की नीति का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि शीत युद्ध काल में जो प्रतिद्वंदिता, दोनों गुटों में जो प्रतिद्वंदिता की जो एक जकड़ बढ़ गई थी उसको ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के वो पक्ष में था। कौन? भारत। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की। यानी भारत ने जो दोनों गुट थे इनके बीच में जो मतभेद थे इन मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इनके मध्य मध्यस्थता की भूमिका निभाई और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्ण व्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। यानी इन प्रयासों से क्या हुआ कि दोनों के मध्य, दोनों महाशक्तियों के मध्य जो छिटपुट हिंसा थी, घटना थी, वही होकर रह गई। पूर्ण व्यापी विश्व युद्ध का रूप लेने से रोक दिया। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग, भारत के जो भी राजदूत थे जो दूसरे देशों में स्थित थे, तो भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। यानी दोनों के बीच में ये मीडिएटर का काम करते थे। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान भारत ने भूमिका निभाई। यहाँ ये याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। यानी केवल भारत ही नहीं, भारत ने दो तरफा रणनीति अपनाई। भारत ने खुद भी किसी संगठन में शामिल नहीं हुआ और दूसरे देशों को भी उसने इन महाशक्तियों के संगठन से दूर रखा, तो अन्य देशों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। यानी शीत युद्ध के दौरान भारत ने क्या किया, उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे, उनको सक्रिय बनाए रखा, उनको ढीला नहीं पड़ने दिया ताकि वो अमेरिका और सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े हुए थे, ताकि वो उनके खेमे से नहीं जुड़े। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया। यानी ये जो छोटे छोटे नव स्वतंत्र देश थे, इन स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी जो राष्ट्र थे, इन्होंने जो आपस में एक कॉम्बिनेशन इनका था कि आपस में ये सहयोग करेंगे और इनका जो एक राष्ट्रकुल बना हुआ था, इस राष्ट्रकुल पर इन्होंने गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही, यानी इन्होंने शीत युद्ध को खत्म करने में कोई विशेष भूमिका नहीं निभाई, लेकिन उसकी जकड़ ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाई, यानी उसको आगे बढ़ने से रोका। कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि भारत की भूमिका को लेकर तरह तरह के वहाँ सवाल होने लगे, तो कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता क्या है, अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन ये आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता है। यानी ये है तो एक उदार आदर्श, लेकिन ये भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता है, तो इस बात को लेकर भी आलोचना होने लगी। ये बात ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। यानी ये जो आलोचक जो इस बात को लेकर आलोचना करते हैं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्षता की जो ये नीति थी को भारत ने फॉलो किया, वो कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन करती थी और उसने हित साधन किया। कैसे किया? पहली बात तो ये कि गुटनिरपेक्षता के कारण
यानी भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया, इस नीति के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सधता हो। यानी अगर वो किसी गुट में शामिल हो जाता, किसी भी खेमे में शामिल हो जाता, तो वो ऐसे फैसले नहीं ले सकता था या किसी मुद्दे पर किसी का पक्ष नहीं ले सकता था जो कि उसने लिया। तो ये भारत के हित में रहा, अंतर्राष्ट्रीय फैसले और वो पक्ष ले सका जिससे उसका हित सधता होता हो, न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का हित। यानी महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का हित का ध्यान नहीं रखा, बल्कि खुद का हित उसमें सधता था। ऐसे उसने अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए भारत ने। और दूसरा क्या हित साधन हुआ? भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ भी हो जाए तो भी वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश कर सकता था। यानी दोनों से उसने दूरी बनाकर रखी बराबर। तो ऐसी स्थिति में दोनों से जब दूरी बनाकर रखी तो एक महाशक्ति अगर उसके खिलाफ भी हो जाए तब भी वो दूसरी महाशक्ति के करीब जा सकता था और उससे उसे फायदा हो सकता था। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था। तो यानी दोनों हाथों में लड्डू रखे, न इसके गुट में शामिल हुआ न इसके गुट में शामिल हुआ, और जरूरत पड़ने पर किसी के भी साथ हो सकता था। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था। कोई भी जो दोनों गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ, दोनों इस बात को लेकर भी बेफिक्र नहीं हो सकते थे कि नहीं ये तो अपना ही है, ऐसा भी नहीं सोच सकते थे, और न उस पर धौंस जमा सकते थे कि नहीं आपको हमारे साथ ही आना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत रहा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपके एक प्रश्न भी अगर बन जाए कि गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने से भारत को क्या फायदा हुआ या उसका क्या हित साधन हुआ, तो हम ये दो कारण लिख सकते हैं कि एक तो वो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे कि उसका खुद का हित सधता हो, न कि महाशक्तियों या उसके खेमे के देशों का। और दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि कोई भी एक महाशक्ति अगर उसके खिलाफ भी हो जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के नज़दीक जा सकता था। अब देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। यानी कई कारणों से आलोचना की गई, लेकिन हम यहाँ मुख्य रूप से दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। आलोचकों का एक तर्क तो ये है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है, यानी जिसका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई एक फिक्स शेड्यूल नहीं है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। यानी आलोचक जो हैं वो किस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि भारत जो गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने के पीछे जो अपना तर्क देता था कि वो अपने राष्ट्रीय हितों को साधने में ध्यान दे रहा है, तो इस नाम पर वो अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। आलोचक यह कहकर आलोचना करते हैं। अब आलोचकों का दूसरा तर्क क्या है? आलोचकों का दूसरा तर्क यह है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही। यानी कभी तो कैसा व्यवहार, कभी कैसा व्यवहार, और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो आलोचक इस बात को भी लेकर आलोचना करते हैं कि भारत का जो व्यवहार है वो कैसा रहा, विरोधाभासी। यानी ये कहता क्या था और करता क्या था। तो दूसरे देशों की आलोचना करने वाला, यानी किसी भी महाशक्ति के खेमे में अगर कोई देश शामिल होता था तो भारत उसकी आलोचना करता था और उसको खेमे में शामिल होने से रोके रखता था। तो जो दूसरों की आलोचना करने वाला भारत स्वयं ही 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर उसने हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। अब विदेशी जो शक्तियां थी, विदेशी पर्यवेक्षक थे, उन्होंने भारत की इस गतिविधि को क्या माना? सोवियत संघ के खेमे में शामिल होना माना। भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था, जबकि भारत ने उसके साथ संधि क्यों की सोवियत संघ के साथ? क्योंकि उस समय हमारे यहाँ 1971 में बांग्लादेश का संकट आ गया था। बांग्लादेश के संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी। यानी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध की स्थिति थी 1971 में, और बांग्लादेश जब स्वतंत्र हुआ था, तो वो उस युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए भारत को क्या आवश्यकता थी कि एक तो राजनयिक और सैनिक सहायता। राजनयिक का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका समर्थन करने वाले, और सैनिक सहायता की भी उसे आवश्यकता थी। तो ये संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती थी। यानी ये संधि जो उसने की संयुक्त राष्ट्र संघ से, ये संधि कोई उसे
अमेरिका, चाहे दूसरा जो खेमा था संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके जो अन्य साथी देश थे, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने से ये उसे नहीं रोकती थी। गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। यानी गुट निरपेक्षता का जो ये नीति थी या ये आंदोलन था या ये विचार था, ये क्यों पनपा, इस पर अगर हम बात करें तो ये इसका मुख्य कारण था कि शीत युद्ध के संदर्भ में ही ये विचार आया था। दूसरे अध्याय में, इससे आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत, यानी 1990 के दशक, 1990 का दशक कौन सा हुआ, 1981 से 1990। तो 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। यानी अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल गई थी। शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध की परिप्रेक्ष्य के कारण गुट निरपेक्षता का विचार आया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन 1990 के दशक के शुरुआत में शीत युद्ध का अंत हो गया और सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ का विघटन होने के कारण अपने आप ही शीत युद्ध का अंत हो गया। यानी दो में से एक महाशक्ति खत्म हो गई तो अपने आप ही उनके मध्य जो प्रतिद्वंदिता थी वो खत्म हो गई। और अब जो ये गुट निरपेक्षता की जो नीति थी, इसकी जो प्रासंगिकता थी, इसका जो औचित्य था, इसका जो प्रभाव था, उसमें भी थोड़ी कमी आने लगी। बहरहाल गुट निरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल है। यानी भले ही इसकी प्रभाविकता में, इसकी जो प्रासंगिकता में, इसके औचित्य में कुछ कमी आ गई हो, लेकिन फिर भी गुट निरपेक्षता की जो नीति थी इसमें कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल थे, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स इसमें थे। गुट निरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच, यानी जो दूसरे देशों के जो उपनिवेश थे, ऐसी स्थिति से जो देश आज़ाद हुए उनके बीच एक ऐतिहासिक जुड़ाव है। और यदि ये देश साथ आ जाएं तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। गुट निरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। यानी गुट निरपेक्ष, किसी भी गुट से अलग रहते हुए। तो गुट निरपेक्षता का आशय हम क्या बता सकते हैं कि दोनों महाशक्तियों से अलग रहते हुए गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है, उनके खेमे में शामिल होने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। यानी किसी के खेमे में उनके अनुसार अपनी विदेश नीति का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति ये फॉलो कर सकते हैं। ये आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कैसा बनाने, लोकतंत्र धर्मी। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कैसी व्यवस्था हो, लोकतंत्र, जहां पर सबको अधिकार हो, सबको बोलने का अधिकार हो, सबके अधिकार हो, तो उसको बनाने के संकल्प पर भी ये आंदोलन टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक हैं। यानी गुट निरपेक्षता के जो विचार हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी इनकी उतनी ही उपयोगिता है। शीत युद्ध का दौर, ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है और इससे आगे ये जो प्रश्नावली है, ये प्रश्नावली और कुछ जो ये मेन टॉपिक्स हैं, जैसे ये परमाणु अप्रसार संधि, सामरिक अस्त्र परिशमन, सामरिक अस्त्र परिशमन वार्ता सेकेंड, ये सारी संधियाँ क्या थी, कैसे थी, किस किस के बीच में हुई, क्यों हुई, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब खुद करें खुद सीखें। 5 ऐसे देशों के नाम बताएं जो दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उपनिवेश के चंगुल से मुक्त हुए। तो आपको ऐसे 5 देश, खुद करें खुद सीखें, हेडिंग क्या है इसका, खुद करें खुद सीखें। आपको खुद को ये करना है और खुद को सीखना है। तो 5 ऐसे देशों के नाम आपको ढूंढने हैं। नेट पर आप सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से देश जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उनका उदय हुआ। यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हो गई थी, 1945 में। 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध चला। 1945 के बाद कौन कौन से देश स्वतंत्र हुए उनके नाम आप खुद भी बता सकते हैं। आपको खुद को भी पता है हमारा देश भी कब आज़ाद हुआ था, इसके बाद ही। तो आप खुद 5 देशों के नाम ढूंढ कर यहाँ पर लिख सकते हैं और लिखना है आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस लेसन के का जो अगला टॉपिक है प्रश्नावली और ये महत्वपूर्ण संधियां वगैरह, इनको लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे साथ
इसी चैनल पर बने रहिए, घर बैठकर पढ़ते रहिए और सारे पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट को क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।